A very good evening, everyone, all the candidates who are working hard for their dreams. ठीक है, आज हम लोग कल का क्वेश्चन सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर कर रहे थे? ऑफ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। तो आज हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। एम्स 2001 का क्वेश्चन है। लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। लेंथ दिया हुआ है 3.124 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है 3.002 मीटर। और हमको क्या पूछा गया है? एरिया, है ना। एरिया का कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए, अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर बोला गया है यहाँ पे। ये तो इजी है, लेकिन क्या दिया हुआ है कि हमारा जो रूल होता है सिग्निफिकेंट फिगर का, वो रूल क्या कहता है कि अगर मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, इन दोनों के केस में जो भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा किसी भी क्वांटिटी का, मान लीजिए 4 नंबर आपको दिए हुए हैं 3.124, 3.59 या 3.2 या 3.1178, ठीक है। अगर इन चारों को मल्टीप्लाई करने बोला जाए या डिवाइड करने बोला जाए, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर आपको उतने ही नंबर में रखना है जो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो मिनिमम नंबर किसी भी टर्म का कितना है? यहाँ पे तो 2 है, तो आपको जो भी रिजल्ट रखना है वो आपके 2 डिजिट में रहेगा, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में रहेगा। मैं ज्यूम कर रहा हूँ को आपने ये सब पढ़ रखा है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीरीज है, यहाँ पे थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अगर उसका वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर हम लोग देखते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन, ठीक है, इन दोनों में देखेंगे तो हमको बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल प्लेस के बाद जो भी मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो रखना है, ठीक है। जैसे हमको 2 नंबर दिया गया है 5.998, ठीक है, और दिया गया है 2.18, एक दिया गया है 1.2। तो यहाँ पे जो भी रिजल्ट आएगा आपको आपको क्या रखना है कि डेसिमल के बाद मिनिमम नंबर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे कितना है? 1 है, ठीक है। तो आपको रिजल्ट में कितना रहना चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर? डेसिमल के बाद 1 रहना चाहिए। जैसे यहाँ ऐड करके कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 9 8 कितना 17 हो जाते हैं, ठीक है, 7, उसके बाद एक कैरी बच जाएंगे 9 10 11 12 13, एक कैरी और 5 6 7 8 9, कितने हो जाएंगे? तो आपको इसको राउंड अप करना है कितने डिजिट तक? डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब कि 9.3 तक करना है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लीकेशन में आपको क्या देखना है? दोनों में ही 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपको जो रिजल्ट आएगा वो भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में आएगा, है ना, क्योंकि दोनों में ही मिनिमम नंबर 4 ही है, इससे ज़्यादा कम तो है नहीं। तो यहाँ पे साफ ऑप्शन देख के ही हमको समझ आ रहा है कि ए ऑप्शन में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 होगा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। और कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं था क्योंकि सारे ऑप्शंस में लगभग सिमिलर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना बेवकूफ़ी होगी, आपको टाइम बचाना है एग्जाम में। देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डायमेंशन बोला गया है कि ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा? ओम का डायमेंशन किसके बराबर होगा? तो ओम किसकी यूनिट है पहले ये बताइए? रेजिस्टेंट की है। तो रेजिस्टेंट कैसे निकालेंगे? V इक्वल टू आई आर होता है फॉर्मूला, V बाई आई करेंगे। पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? कल मैंने बताया था, कल के वीडियो में, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, क्लियर है। वर्क डन का क्या हो जाएगा? वर्क डन का डायमेंशन क्या हो जाएगा? mL2T-2, ये हो जाएगा ना। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है वर्क डन क्या होता है, फोर्स F डॉट एस, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? mL T-1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का L हो जाएगा। Q का क्या हो जाएगा डायमेंशन? Q होता है AT, है ना, IT बोलिए या AT। और I का डायमेंशन हो जाएगा एम्पियर, करंट का तो एम्पियर ही होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका रिजल्ट? mL2T-3A-2, ये आ गया आपका रेजिस्टेंट, मतलब ओम का डायमेंशन, है ना। अब ये पूछा है ये किस ऑप्शन में आएगा, ये किस ऑप्शन के डायमेंशन के बराबर है। तो हम देखते हैं पहला, सबसे पहले H बाई ई दिया हुआ है चार्ज, ई का डायमेंशन आप सभी जानते हैं 80, आप सभी इतने समझदार हैं, सभी यहाँ पे एम्स के सवाल सॉल्व कर रहे हैं। ई का डायमेंशन हो जाएगा 80। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है। एच कैसे निकालेंगे? एच का डायमेंशन हम कैसे निकालेंगे? कोई फॉर्मूला होगा ना, एक फॉर्मूला होता है एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, याद है सभी को? जिनको नहीं याद है वो याद कर लेंगे। एनर्जी इक्वल टू एच न्यू, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? mL2T-2,
क्लियर है? एनर्जी का डायमेंशन mL2T-2। जिनको कंफ्यूजन है वो एनर्जी का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई भी एनर्जी रख लीजिए, काइनेटिक एनर्जी मान लीजिए हाफ mv², मास का हो जाएगा m v², वेलोसिटी का LT-1 होता है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा mL2T-2। यहाँ से h का डायमेंशन निकालना है। न्यू क्या है? न्यू फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है T-1, 1/t फ्रीक्वेंसी, 1 बाई टाइम पीरियड होता है ना। तो यहाँ से h का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका? h का डायमेंशन आ जाएगा mL2T-1, ये आएगा mL2T-1, ये डायमेंशन हो जाएगा h का। तब हमको बस यहाँ पे ऑप्शन मैच करने हैं। ये ऑप्शन दिया हुआ है h/e, h क्या हो जाएगा mL2T-1 और बाई ई का क्या दिया होगा? ई का हो जाएगा 80। तो यहाँ से हम देख सकते हैं क्या ये ओम के बराबर होगा? रेजिस्टेंस के बराबर नहीं होगा ना, रेजिस्टेंस के बराबर करना है, ओम के बराबर करना है। ठीक है, ओम के बराबर करना है। यहाँ पे ओम का क्या है? mL2T-3 है, यहाँ तो नहीं हो पाएगा ना, T-3 नहीं हो पाएगा। दूसरे ऑप्शन में देखते हैं। दूसरे ऑप्शन दिया हुआ h², ठीक है, मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट का स्क्वायर। तो करेंगे तो क्या होगा? m2L⁴ T⁻², m का स्क्वायर हो गया। ये तो कभी मैच नहीं करेगा, ये ऑप्शन भी गलत है आपका, पहला भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं हम, लिखो यहाँ लिखते हैं। सी ऑप्शन दिया हुआ है h/e, h का डायमेंशन क्या था? mL2T-1 बाई ई का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर और t का स्क्वायर, ठीक है, ए टी का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट? mL2T-3a-2। देखिए ये ऑप्शन मैच कर गया ना हमारा, ओम के बराबर मैच कर गया। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई डाउट नहीं है ना? डाउट हो तो पूछेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है आप लोगों के लिए। अब इसको रफ करते हैं, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आप लोग पढ़ेंगे, वैसे उतना टफ है नहीं। क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी यूनिट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। ठीक है तो उम्मीद करता हूँ आपने ये बेसिक पढ़ के आया होगा कि हमारे पास कितने फंडामेंटल यूनिट होते हैं। जो भी हमारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, टोटल 7 पढ़े थे ना हमने। ठीक है, कितने होते हैं? 7 होते हैं, वही याद रखने हैं हमको। कौन कौन से होते हैं जरा एक बार रिपीट करेंगे आप लोग मेरे साथ। सबसे पहले क्या होता है? मास, ठीक। दूसरा होता है लेंथ। तीसरा क्या होता है? टाइम। और क्या होता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? केल्विन, है ना। टाइम का टी, लेंथ का एल और मास का एम, बताने की जरूरत नहीं है। और क्या होता है? करंट होता है। करंट तब से हम सॉल्व कर रहे हैं, करंट का एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, और क्या होता है? और होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसकी यूनिट क्या होती है? कैंडेला होती है। और क्या होता है? और होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसका मोल होता है। ठीक है, ये 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी होंगे वो डिराइव्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देख लेते हैं। लेंथ दिया हुआ है, ये तो फंडामेंटल हो जाएगा। मास दिया हुआ है, फंडामेंटल हो जाएगा। करंट दिया हुआ है, फंडामेंटल हो जाएगा। हमको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। तो ये 3 तो फंडामेंटल है, जो बच गया वो फंडामेंटल नहीं है। तो मतलब ये तीनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट नहीं है, हमको यही टिक मारना था। ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रही है, वरना ये सारे क्वेश्चंस 30 सेकंड से 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन। ठीक है, आपको उतनी ही स्पीड में करनी है। मुझे ये भी देखना है जो नए बच्चे आए हैं उनको भी समझ आना चाहिए ना। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देखते हैं। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का जो फॉर्मूला होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अब कल हमने एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें हमने स्ट्रेन का डायमेंशन देखा था, है ना। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। तो ये तो डायमेंशन लेस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस हो जाएगा। अब देखते हैं स्ट्रेस का क्या हो जाएगा। स्ट्रेस का हमारा डायमेंशन क्या हो जाएगा? स्ट्रेस होता क्या है?
स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है M(L(T)-2, एरिया का क्या हो जाएगा L का स्क्वायर, ठीक है। आंसर क्या आ गया M(L)-1 और T-2। अब देखते हैं मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, क्या करेंगे, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, तो जो स्ट्रेस का डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, क्या हो जाएगा M(L)-1 T-2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है जरा देखेंगे आप लोग, M(L)-1 T-2, ऑप्शन नंबर डी, 28 का डी, ठीक है। यह आपके पूरे फिजिक्स को एक जगह पे लाता है, ठीक है। सभी फॉर्मूलाज को आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपके सभी चैप्टर्स में हेल्प होंगे। अब देखते हैं, ये एम्स का एसर्शन रीजन का सवाल है, क्या दिया गया है एसर्शन रीजन में, कब का है 2015 का है, ठीक है। अब एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस नीट में भी आने लगे हैं ना रिसेंटली, और मोर थियोरेटिकल बेस्ड आने लगे हैं। क्या दिया गया एसर्शन, व्हेन वी चेंज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू चेंजेस। तो बोला गया है जब भी किसी भी क्वांटिटी का हम यूनिट चेंज करेंगे, है ना, जो भी मेजर करने का यूनिट है वो चेंज करेंगे तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होगा, है ना। ये सही बात है। जैसे कि एग्जांपल देख लें, जैसे हम लिखते हैं 3 मीटर, अगर हम इसका यूनिट चेंज कर दें, मीटर को हम सेंटीमीटर में कर दें, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाएगा ना, 3 का 300 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो जब भी इसका हम कोई भी क्वांटिटी चेंज करते हैं, है ना, यूनिट चेंज करते हैं, तो इसका क्वांटिटी चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो रहा है ना। अब रीजन क्या दिया गया है, रीजन दिया गया स्मॉलर द यूनिट ऑफ मेजरमेंट स्मॉलर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू। ये तो गलत है ना भाई, अगर ये पहले मीटर जो होता है बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर जो है छोटा यूनिट है, तो अगर हम इसको इसका यूनिट को स्मॉल किए, मतलब मीटर से सेंटीमीटर में किए, यूनिट को स्मॉल किए, तो इसका क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हुआ, न्यूमेरिकल वैल्यू तो बढ़ गया। आप लोग देख रहे हैं ना, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया। अगर हमने इसका यूनिट 3 मीटर था, 3 मीटर से हमने इसका यूनिट जो है स्मॉल किया, मीटर को सेंटीमीटर में किया, तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू 3 का 300 हो जाएगा, ठीक है, बढ़ जाएगा। अगर इसको हम और सेंटीमीटर से मिलीमीटर में ले जाते हैं, तो इसका यूनिट और छोटा हुआ, तो इसका क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू और बढ़ जाएगा, तो 300 का 3000 हो जाता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। क्लियर है। तो ये दूसरा रीजन तो गलत है, रीजन गलत है, सरासर गलत है, एसर्शन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या दिया गया था, ए आंसर होगा, ए ऑप्शन होगा, अगर एसर्शन रीजन सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये तो गलत है, रीजन गलत है हमारा, है ना। बी में है एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, ये भी गलत है, रीजन गलत है हमारा। सी क्या दिया हुआ है, एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 31 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 31 का आंसर हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा सी। अब देखते हैं 32nd क्वेश्चन, ये देखेंगे, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 0.3%। तो रेडियस, ये एरर वाले क्वेश्चन कल हमने बहुत किए थे, है ना? और बोला गया है जो परमिसिबल एरर दिख रहा है हमको एरिया में, वो कितना दिख रहा है 0.6%। तो अगर हम एरिया निकालें किसी भी स्फीयर का, तो स्फीयर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैथ याद है या भूल गए, 4πr², ये होता है ना 4πr²। और अगर हम एरर निकालें तो डेल ए बाई ए इंटू 100, कल हमने ये फॉर्मूला सीखा था। ये 4π तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो आर स्क्वायर, स्क्वायर पावर में है तो 2 आगे आ जाएगा, इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100। क्लियर है। ये 2 कहाँ से आया समझ आया ना, ये आर स्क्वायर जो था ना स्क्वायर, ये पावर जो भी रहेगा वो सामने आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये एरर कितना आ जाएगा, 2 इंटू रेडियस में एरर कितना दिया गया था 0.3%, तो हमारा एरिया में एरर कितना आ जाएगा 0.6%, ठीक है 0.6%। तो हमारा एसर्शन तो सही है, ये हमको समझ आ गया, एसर्शन सही है। दूसरा में क्या बोला गया, परमिसिबल एरर इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला डेल ए बाई ए इक्वल टू 4 डेल आर बाई आर। क्या हमने ये फॉर्मूला लगाया, नहीं लगाया ना, 4 डेल आर बाई आर तो नहीं था, 2 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100 था, इस तरह से हमने एरर निकाला था ना एरिया का, ठीक है। तो ये गलत हो गया, रीजन हमारा गलत है, एसर्शन सही है। ये 4 कैसे आ जाएगा ये बताओ ना, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला था 4πr², मानते हैं यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है एरर मेजर करने में,
ये सिर्फ क्वांटिटी और क्वांटिटी के पावर का होता है, ठीक है, रेडियस और रेडियस के पावर का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आएगा ना सामने, 4 तो नहीं आएगा, तो ये गलत हो जाएगा रीजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है यहाँ तक सबको? कहीं भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, किसी भी सवाल में डाउट हो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते हैं ये कुछ नए तरह का सवाल है जो कि AIPMT मतलब आपके नीट में आया 2014 में, और ऐसे सवाल रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट कॉमनली रिपीट हो रहे हैं। PYQ को बहुत लोग इग्नोर करते हैं, इसीलिए मैं PYQ करवा रहा हूँ, कम से कम वीडियो के बहाने आप लोग कर ले, PYQ खुद से ना करें तो, ठीक है। तो पहले आपको खुद ही सॉल्व करना है, उसके बाद फिर आंसर मैच करना है। क्या दिया गया है हमारा, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिंपल एक नियम लगाना है। बोला गया है डायमेंशन ऑफ मास, मास का डायमेंशन किसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है, फोर्स बोला गया F है, वेलोसिटी V है, टाइम T है। अगर इन तीनों को हम फंडामेंटल यूनिट मान लेते हैं तो हमको मास को एक्सप्रेस करना है किसके फॉर्म में, हमको मास को एक्सप्रेस करना है फोर्स के फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में और टाइम के फॉर्म में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं फोर्स का पावर हम मान लेते हैं A, वेलोसिटी का पावर हम मान लेते हैं B और टाइम का मान लेते हैं C। क्लियर है? तब हमको वही करना है, यहाँ पे हमको बस क्या करना है, A, B और C का वैल्यू निकालना है ना, उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो मास का तो यहाँ तो डायमेंशन फिक्स है, m की पावर 1 है, मास का डायमेंशन 1 होता है। हमको सबको डायमेंशन के बेस पे देखना है, ठीक है, डायमेंशन के बेस पे देखना है। कोई क्वांटिटी नहीं है, फोर्स का क्या हो जाता है MLT-2 ये हो जाता है, और इसका पावर क्या हो जाएगा A। वेलोसिटी का क्या हो जाता है LT-1, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो LT-1 होगा ना, इसका पावर हो जाएगा B और टाइम का क्या हो जाएगा T का पावर C। क्लियर है? तो यहाँ से आ जाएगा m की पावर A, L का पावर क्या आ जाएगा A, T का पावर -2A, और फिर यहाँ पे L का क्या आ जाएगा, ये तो इसका हो गया ना, पावर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, L के पावर B, T की पावर -B और यहाँ पे हो जाएगा T की पावर C। अब सबको एक जगह लेते आओ, m को A एक ही जगह है, L कहाँ कहाँ है, L का A, L का पावर A इंटू L का पावर B, इसी तरह है ना, तो पावर क्या करेंगे ऐड हो जाएंगे इस कंडीशन में, A प्लस B, उसके बाद टाइम, टाइम का -2A -B और प्लस C, यही होगा, सारा पावर ऐड हो जाता है, ये बेसिक रूल है। और इधर क्या दिया हुआ है m का पावर 1, अगर m का पावर 1 है तो L का पावर इधर कितना है 0 है, T का पावर कितना है, T का पावर भी 0 है, तो अब A का वैल्यू क्या आ जाएगा, इधर m का पावर A है, A का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा A प्लस B, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, L का पावर 0 है ना, तो इधर 0 हो जाएगा, A प्लस बी, यहाँ से कोरिलेट करो ना, यहाँ A प्लस बी है, इधर L का पावर 0 है, तो यहाँ A प्लस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यहाँ से B का वैल्यू क्या निकल जाएगा 0, A का पावर कितना था 1 था, ठीक है, तो यहाँ से B का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा -1। क्लियर है? ये याद रखना है। अब T में देखते हैं, T का क्या दिया हुआ है उधर एक सेकेंड, -2A -B प्लस C, इसका कितना हो जाएगा, T का पावर भी 0 था, A का पावर हम जानते हैं कितना दिया हुआ है -2, A का पावर A है, -B, B का पावर -1 है, तो यहाँ ब्रैकेट में -1 लिखेंगे, प्लस C इक्वल टू 0, हमको C का वैल्यू अब निकालना है, क्या हो जाएगा यहाँ -2 प्लस 1 प्लस C इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस C इक्वल टू 0, C का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है? तब यहाँ पे सभी वैल्यूज को पुट कर दो, F का पावर क्या दिया हुआ था, F का पावर दिया था A का वैल्यू था 1, V का पावर क्या था, वेलोसिटी का B था, B का वैल्यू आया था -1, T का क्या आया, T का आया 1, C था ना, C का वैल्यू 1 आया, तो क्या हो जाएगा F V की पावर -1 T, हमारा क्या ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना, F V की पावर -1 इंटू T। क्लियर है? इसका एक अल्टरनेट मेथड भी था, लेकिन उससे बेटर है कि ये आप लोग समझ के रखें, ये हर जगह काम आएगा, ठीक है। तो कैसे करना है देख लिया हमने, दोनों तरफ का क्वांटिटी पहले इधर जिसमें भी हमको लाना है उसको एज्यूम कर लेंगे, सबका पावर, सभी क्वांटिटीज का पावर एज्यूम कर लेना है, पावर जो भी A B C करके, उसके बाद सभी के डायमेंशंस को कोरिलेट करना है, ठीक है। पहले M का डायमेंशन कोरिलेट करेंगे, फिर L का, फिर T का, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। क्लियर है? देखते हैं अगले सवाल,
अगला सवाल क्या दिया हुआ है, डायमेंशन बोला गया है किसका, किसका डायमेंशन बोला गया है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर -1/2, इसका डायमेंशन बोला गया है। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से लिख सकते हैं ना, सबको क्लियर है इस तरह से क्यों लिखे, 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसलिए लिखे क्योंकि सबसे पहले तो 1/2 पावर है, तो अगर हम लोग 1/2 पावर है इसको अगर अलग से लिखते हैं तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/2 के लिए रूट आ जाएगा, लेकिन फिर भी -1 तो रहेगा ना, -1 रहेगा, -1 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1/, में ले जाएंगे, ठीक है। अब अगर किसी को नहीं याद है तो वो अभी याद कर ले, वरना आगे याद करना ही पड़ेगा कि जो c होती है, c किसको बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला होता है 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यही होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो जो हमारा 1/μ0 और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन होगा वही c का डायमेंशन होगा, क्लियर है। या फिर बोल सकते हैं c का जो डायमेंशन होगा वही 1/μ0√μ0 एप्सिलॉन नॉट का होगा। तो हमको पूछा ही गया है 1/μ0√μ0 और एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट तो आखिरकार वेलोसिटी ही है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, LT-1। तो हमारे यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर सी, ठीक है, LT-1। बढ़ते हैं आगे, क्या डायमेंशन बोला गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है, डायमेंशन पूछा गया है हमको किसका, डायमेंशन पूछा गया है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई का स्क्वायर, ई क्या है, ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो इसका आपको डायमेंशन बताना है, क्लियर है, इसका आप डायमेंशन बताएंगे। तो यहाँ पे भी एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है अब, ठीक है, वो होता है एनर्जी डेंसिटी, जिसको हम लोग स्मॉल यू से लिखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी निकालना है, वो कैसे निकालेंगे, एनर्जी बाई वॉल्यूम, और इसी का फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट और ई का स्क्वायर, ठीक है। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर, क्लियर है। ये फॉर्मूला सभी याद रखेंगे, अभी से सभी को याद रहना चाहिए ये फॉर्मूला, एक सेकेंड, ठीक है। अब देखते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन हमको पूछा गया है, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, वही जो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, एनर्जी क्या होता है mL2T-2, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमेशा L³ होता है, ठीक है, वॉल्यूम L³ होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डायमेंशन, mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, mL⁻⁻1 T⁻⁻2, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है ना, mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है, इफ द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी आर, क्या डायमेंशन दिया गया फिजिकल क्वांटिटी का, m⁻A, L⁻B और T⁻C, तो बोला गया है कौन सा फिजिकल क्वांटिटी होगा जब भी हम रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट कर दे ए की, बी की और सी की। तो जो डायमेंशन वहाँ लिखा गया है, जो भी क्वांटिटी लिखा गया फिजिकल क्वांटिटी, जैसे प्रेशर लिखा गया है, तो क्या वो सारा वैल्यू पुट करने पे प्रेशर का डायमेंशन दे रहा है, अगर दे रहा है तो वो सही आंसर है, ठीक है। तो वैसे चेक करना है, तो सबसे पहले प्रेशर का देखते हैं, प्रेशर का डायमेंशन बिना सॉल्व किए हुए बोलिए, याद होना चाहिए आपको, प्रेशर का डायमेंशन, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, है ना। तो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा, mL⁻⁻1 T⁻⁻2, यह होता है ना प्रेशर का डायमेंशन, mL⁻⁻1 T⁻⁻2। उसके बाद फिर देखते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, वेलोसिटी का होता है m⁻0 L T⁻⁻1,
एक्सेलरेशन क्या क्या होता है, एल टी की पावर -2, फोर्स क्या क्या होता है, एम एल टी -1। तो देखते हैं, ए का वैल्यू 1, प्रेशर में ए का वैल्यू, एम का वैल्यू 1 होगा, ठीक है ठीक है, तो ये सही है। बी का वैल्यू -1 होगा, ये भी सही है। टी का वैल्यू माइनस टी का पावर क्या हो जाएगा, -2, ये भी सही है। मतलब पहला ऑप्शन तो सही है, हमारा आंसर तो यही मिल गया, बाकी देखने का जरूरत नहीं है। ए का पावर क्या दिया हुआ है वेलोसिटी में, 1 दिया हुआ है। मास कभी हो सकता है वेलोसिटी में, नहीं हो सकता है ना, ये तो गलत है। एक्सेलरेशन में भी 1 दिया हुआ है, हो सकता है, नहीं हो सकता है, गलत। फोर्स में ए का वैल्यू 0 दिया हुआ है, मास का डायमेंशन तो यहाँ फोर्स में क्या होता है, 1 होता है ना, मास का पावर, तो यहाँ 0 दिया गया है, तो ये भी हमारा गलत है, फोर्स। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल है, दिया गया है आपको 5 फिजिकल क्वांटिटीज या 5 फिजिकल पैरामीटर्स दिया गया है, और बोला गया है कि किसका किसका डायमेंशन सेम होगा। तो एनर्जी डेंसिटी, अभी तो हमने एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन निकाला भाई, क्या निकाला है एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन, क्या होता है, एनर्जी बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगा, m(L(T)-2, m(L)2(T)-2, सॉरी, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल की पावर 3 हो जाएगी ना, एल की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये हो जाएगा किसका, एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन। एक तो निकल गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता होना चाहिए, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इन सब सवालों में फंसाए जाते हैं नीट में। ये भी 2008 का है, मे बी इस ईयर भी रिपीट हो जाए, ये भी डायमेंशनलेस है। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये दोनों ही डायमेंशनलेस है। यंग मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस का डायमेंशन क्या होता है, ये होता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन, क्या होता है, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। अभी हमने कुछ देर पहले स्ट्रेस बाई स्ट्रेन निकाला था ना, फॉर्मूला क्या था, स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन का क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा फोर्स बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या होता है, m(L)T-2, एरिया हो जाएगा एल का स्क्वायर, तो यहाँ पे निकल जाएगा m(L)-1T-2, ठीक है। तो दिख रहा है आपको, यंग मॉड्यूलस का जो डायमेंशन आया है वही एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन है, तो ये दोनों सेम हो गए, एनर्जी डेंसिटी और कौन से सेम हुए हैं, डाइलेक्ट्रिक यंग मॉड्यूलस, है ना। मैग्नेटिक फील्ड, तो पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 पैरामीटर हैव सेम डायमेंशन। आंसर तो यहीं से मिल गया वैसे, 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 9 का ऑप्शन नंबर सी है। वैसे एक बार मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हम लोग देख लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ देखते हैं क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QVB, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में भी काम आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है QVB, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mL(T)-1, Q क्या है, Q चार्ज है, तो ये हो जाएगा AT। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हो जाएगा L(T)-1, और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन हमको निकालना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, mL(T)-1/AT, यहाँ पे t की पावर 1 है, t की पावर -1 है, ये तो कट जाएगा, ठीक है। तो A और नीचे क्या हो जाएगा L, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या आ जाएगी फाइनली, L तो कट जाएगा, है ना, L कट जाएगा, तो L की पावर 0, t की पावर -1, A की पावर -1। क्लियर है। तो क्या है मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या आई है, m, एक सेकेंड कहीं तो गलती हुआ है, AT हमने लिखा है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी होती है L(T)-1, ठीक है। और ये सॉरी, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन हमने गलत लिखा था ना, mL(T)-2 होता है, mL(T)-2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, हर जगह पुट करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन, m(T) की पावर -2, A की पावर -1। क्लियर है। वैसे हमारा आंसर पहले मिल गया था, आज से आप लोग ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, फोर्स इक्वल टू QVB, यहीं से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन निकालेंगे, और इस पे बहुत न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। कोई भी 3 क्वांटिटी देगा, चौथा क्वांटिटी आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है। आखिरी सवाल देखते हैं हम, क्या दिया गया है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस, ठीक है। क्या दिया गया है, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस में एरर दिया गया 2%,
और हमसे पूछा गया वॉल्यूम में क्या एरर होगा, तो ये तो वैसे ही बता सकते हैं ना। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है ना 4/3 पाई आर क्यूब स्क्वायर का। और अगर हमको एरर निकालना है तो क्या निकलेंगे, डेल वी बाई वी, वॉल्यूम का एरर इंटू 100 इक्वल टू रेडियस आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर क्यूब है इसका पावर सामने आ जाएगा 3 इंटू डेल आर बाई आर इंटू 100। क्लियर है, तो रेडियस में एरर कितना है 2%, तो 3 इंटू 2% कितना हो जाएगा 6%, आंसर बी। ठीक है, ठीक है, तो आज इतने ही सवाल रखते हैं। और ये जो पीवाईक्यू होते हैं ये आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि जो नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड रहते हैं, ठीक है, या पीवाईक्यू बेस्ड रहते हैं। तो अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से किया है तो आप मान सकते हैं कि आप 90% 95% क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपकी थियोरेटिकल नॉलेज काम आएगी, एट प्रेजेंस में आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं वो काम आएगी। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। धन्यवाद, गुड लक।